नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड बीएड के लिए प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पे शुरुआत हम हिंदी से करते हैं, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उत्तराखंड बीएड में यानी चाहे वो एचएनबी यूनिवर्सिटी हो, चाहे कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी हो, उसमें 100 नंबर की तो हिंदी ही पूछी जाती है। इसलिए एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें यदि आप आसानी से 70 या 80 नंबर लाते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए आपको हिंदी में अच्छे से मेहनत करनी है और क्योंकि ज़्यादा टफ तो हिंदी पूछी जाती है, नॉर्मल यानी जो व्याकरण है वहीं से हिंदी पूछी जाती है। और आज मैं आपको यहाँ पे समास पढ़ाऊंगा, क्योंकि समाज से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब 5 या 6 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं समाज से। तो यदि आप अच्छे से आज समाज पढ़ते हो तो आपके 5 या 6 नंबर यहाँ पे बीएड हिंदी सब्जेक्ट से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड बीएड प्रीवियस पेपर, उत्तराखंड बीएड के लिए संपूर्ण नोट्स यानी सामान्य ज्ञान के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, सामान्य विज्ञान के नोट्स और हिंदी के संपूर्ण नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल पेपर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और अभी आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ़ उठाइए। दोस्तों, यहाँ पे मैं आज समास आपको पढ़ा रहा हूँ और इसमें मैं आपको समास और समास के भेद और कुछ एग्जाम्पल ही बताऊंगा, जिससे आपको समझ में अच्छे से आएगा। और उसके बाद वीडियो के अंत में आपको लगभग 6 या 7 एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब आपको जरूर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है और अगर आप वीडियो पूरी देखते हो और अच्छे से समझने की कोशिश करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज के बाद समाज से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर दोगे। और जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं, 5 या 6 जो एग्जाम्पल हैं, उनके जवाब आप आसानी से कमेंट बॉक्स में दे सकोगे। इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है और अच्छे से समझने की कोशिश करनी है और अच्छे से नोट्स बनाने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं यहाँ पे समास की ओर। समास होता क्या है पहले। तो जो समास की डेफिनेशन है वो है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब देखो, इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक शब्द। अब देखो, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हो। दो या दो, जैसे राजा का पुत्र, इसमें क्या है, 3 शब्द है, राजा का पुत्र। और इसका संक्षिप्त यानी छोटा रूप क्या है, राजपुत्र। मतलब राजपुत्र से वही अर्थ निकल रहा है जो क्या है, राजा का पुत्र है। इसका अर्थ क्या है, राजा का पुत्र। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नए सार्थक शब्द को, एक ही शब्द बन रहा है ना, राजा का पुत्र से एक नया सार्थक शब्द कौन बन रहा है, राजपुत्र। तो राजा का पुत्र का समास क्या हो गया, राजपुत्र हो गया है। तो इसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर हम क्या बनाते हैं, एक छोटा सा एक संक्षिप्त शब्द बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो अब आपको समास तो की डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या होती है, समास रचना में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब जो पहले का पद होता है, और उत्तर पद का मतलब है कि जो अंतिम पद है। जैसे राजपुत्र में क्या है, जो राज है वो क्या है, पूर्व पद है, और जो पुत्र है वो क्या है, अंतिम पद है। उसी प्रकार यहाँ पे प्रयोगशाला है, प्रयोग के लिए शाला, ये क्या है, इसका समास विग्रह है और ये क्या है, समास है। तो प्रयोग के लिए शाला 4 शब्द से मिलकर क्या बना है, 4 शब्द को हमने मिलाया और उससे एक संक्षिप्त शब्द बनाया, प्रयोगशाला। तो प्रयोग के लिए शाला का समास क्या है, प्रयोगशाला है। और इसमें जो पूर्व पद है वो प्रयोग है और अंतिम पद क्या है, यानी उत्तर पद क्या है, वो है शाला। उसी प्रकार प्रतिदिन है, 2 शब्दों से मिलकर एक नया सार्थक शब्द बना, प्रतिदिन। ठीक है, तो प्रति इसमें क्या है, पूर्व पद है, और दिन दिन इसमें क्या है, उत्तर पद है। तो ये तो थी यहाँ पे समास की डेफिनेशन, और एग्जाम्पल द्वारा मैंने आपको समझाई कि कैसे आपको समास को समझना है। अब आता है समास विग्रह, क्योंकि समास विग्रह से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि कोई एग्जाम्पल दे दिया, कोई समास दे दिया, जैसे राजपुत्र दे दिया, और इसका क्या कीजिए, समास विग्रह कीजिए। तो जो समस्त पद है या जो समास है कि सभी पदों को अलग अलग किए जाने को समास विग्रह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे राजपुत्र क्या है, समस्त पद है, मतलब एक पूरा पद है ना ये। अब इसको क्या करना हमने, अलग अलग इसके अंतर्गत जो पद आ रहे हैं उनको अलग अलग करना है। तो राज से राजा का पुत्र हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका समास विग्रह हो गया। उसी प्रकार प्रयोगशाला का जो समास विग्रह है, प्रयोग के लिए शाला। और प्रतिदिन का समास विग्रह क्या है, प्रत्येक दिन। यानी उसको क्या करना, तुमने विग्रह करना है, उसको तोड़ देना है, जो समास है उसको आपने तोड़ देना है, इसी को कहते हैं समास विग्रह। तो ये तो हो गया यहाँ पे समास विग्रह। अब बढ़ते हैं यहाँ पे समास के भेद। और समास के होते हैं टोटल 6 भेद। ये कई बार क्वेश्चन में पूछ जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं टोटल 6 भेद होते हैं समास के। नंबर 1 है अव्ययी भाव समास, नंबर 2 है यहाँ पे तत्पुरुष समास, नंबर 3 है कर्मधारय समास, नंबर 4 है द्विगु समास, और नंबर 5 है यहाँ पे द्वंद्व समास, और नंबर 6 है बहुव्रीहि समास। तो ये तो क्या है, 6 टाइप हैं किसके, समास के 6 भेद हैं, और इनको हम एक एक करके अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं।
समास की पहचान कैसे की जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा आपको कि इसके भेद कौन कौन से हैं या ये समास का भेद है या नहीं है। क्वेश्चन वो देगा कि उसने कोई एग्जाम्पल दे दिया और फिर उसमें बताएगा, जैसे उसने राजकुमार दे दिया एग्जाम्पल, और उसने बोल दिया कि इसमें कौन समास है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि, मतलब कोई भी वो एग्जाम्पल दे सकता है। तो आपको कैसे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं कि समास की पहचान करना, आपको उसमें क्या करना है, पहचान करनी कि उसमें कौन सा समास है। तो कैसे आपको इसकी पहचान करनी है, मैं एक अच्छा सा तरीका आपको बताता हूँ। वो हम करते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर। अब देखो, प्रधानता का मतलब, प्रधान तो आप समझते होंगे, गांव में भी होता है प्रधान, और प्रधान का अर्थ होता है मुखिया। तो उस पद में, यानी जो उस शब्द में क्या है, एक मुख्य शब्द होता है जो क्या करता है, उस शब्द का अर्थ बताता है, या उस शब्द का भाव, मतलब उस शब्द में उस शब्द का भाव क्या है उसको क्या करता है, निर्धारित करता है। उसी को कहते हैं प्रधान शब्द, मतलब उस शब्द में क्या है, जो मुख्य शब्द है। अब देखो, प्रधान पद के आधार पर हम क्या करते हैं, जो पूर्व पद प्रधान होता है जिसका, उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जो अव्ययी भाव समास में होता है वो होता है पूर्व पद प्रधान, यानी जो भी भाव निकलता है पूरे शब्द का, वो किससे निकलता है, पूर्व पद से निकलता है। एग्जाम्पल द्वारा मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो तत्पुरुष होता है, कर्मधारय और द्विगु, इन तीनों समासों में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। यानी जो अंत का पद होता है उससे क्या निकलता है, पूरे शब्द का भाव निकलता है। और जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि मतलब आप सिर्फ एक ही शब्द से एक अर्थ नहीं निकाल सकते हो, दोनों शब्द को आप क्या करना पड़ेगा, दोनों शब्द क्या होते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं उसमें। और बहुव्रीहि जो होता है, इसमें क्या होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद को कुछ मतलब मुख्य भूमिका निभाते नहीं, वो किसी तीसरे पद के लिए क्या करते हैं, तीसरे शब्द के लिए क्या करते हैं, इशारा करते हैं। बहुव्रीहि समाज में जैसे दशानन क्या है, दशानन मतलब 10 मुख हैं जिसके, और 10 मुख दशानन में कोई क्या नहीं है, न तो 10 क्या है प्रधान है, और न क्या है नन प्रधान है, वो किसी और इशारा करते हैं, वो कर रहे हैं रावण की ओर इशारा, यानी वो एक तीसरे किरदार की ओर क्या करते हैं, इशारा करते हैं, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि। अब देखो, मैं आपको, ये तो आपको नोट करना है प्रधानता के आधार पर, ये कौन किसमें पूर्व पद प्रधान है और किसमें अंतिम पद प्रधान है, और किसमें दोनों पद है और किसमें कोई पद प्रधान नहीं है। अब आपको एग्जाम्पल द्वारा अच्छे से ये समझना है। अब देखो, यहाँ पे पहले हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास को समझना सबसे थोड़ा क्या होता है, कठिन हो जाता है। इस समास में पहला पद यानी पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, पहला पद प्रधान का मतलब है, पहला पद इसमें क्या है, मुख्य है। प्रधान का मतलब होता है मुख्य पद, जिससे उस पूरे शब्द का जो पद है या शब्द है उसका पूरा क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। अब देखो, एग्जाम्पल द्वारा हम अच्छे से समझेंगे और अच्छे से आपको समझने की कोशिश करनी है। जैसे ये समस्त पद, ये है प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास है, ये है अव्ययी भाव समास। अब कैसे, क्योंकि देखो इसका पूर्व पद क्या है, प्रति है, और अंतिम पद क्या है, दिन है। इस प्रकार आपको क्या करना है, लिखना है, पूर्व पद क्या है, प्रति है, और उत्तर पद क्या है, दिन है। तो देखो, दिन का मतलब क्या हो सकता है, अगर हम सिर्फ दिन को अपने दिमाग में बिठाएं तो दिन का क्या मतलब हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कुछ दिन, ये भी हो सकता है अनेक दिन। लेकिन यहाँ पे जब तक हमने प्रति नहीं लगाया तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, दिन का सही सही अर्थ नहीं निकाल सकते, क्योंकि दिन के पीछे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पे प्रति लगे, इसका मतलब ये बोल रहा है कि प्रत्येक दिन। तो अर्थात जो मुख्य पद है इसमें, जो प्रधान पद है वो कौन है, प्रति है, जो कि दिन, जो ये पूरा शब्द है इसका भाव को इंगित कर रहा है, इसके भाव को क्या कर रहा है, बता रहा है, कि इसका मतलब होता है कि प्रत्येक दिन। प्रति यहाँ पे क्या बता रहा है, प्रत्येक दिन बता रहा है। तो इसमें मुख्य पद कौन है, पूर्व पद, जो कि प्रति है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है आपको, अनुरूप है जो, अनुरूप में भी क्या है, एक तो रूप है, कैसे भी रूप हो सकता है उसका, अनेक रूप उसके हो सकते हैं, या छोटा रूप उसका हो सकता है। लेकिन इसने एक मुख्य पद लगा दिया आगे, अनु। अनु का मतलब होता है अनुरूप, अनु प्लस रूप हो गया, अनुरूप हो गया, अर्थात रूप के योग्य, उस रूप के वो योग्य है। इससे ये क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। मतलब जो अनु के ही कारण इस रूप में क्या हो रहा है, रूप के योग्य उसका अर्थ निकल रहा है। कुल मिला के इसमें भी क्या है, पूर्व पद क्या है, इसमें प्रधान है। उसी प्रकार आजन्म है। आजन्म में क्या, अगर जन्म क्या है, द्वितीय शब्द है, मतलब उत्तर पद है, और आ क्या है, पूर्व पद है। तो जन्म से तो हम कोई मतलब जन्म का अर्थ क्या समझे तुम यहाँ पे, अभी जन्म का अर्थ तो जन्म है, लेकिन अब उसने क्या लगा दिया, उसमें आ लगा दिया, तो अर्थात जन्म से लेकर, आ जन्म मतलब जन्म से लेकर अभी तक। तो मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है इसमें, आ निभा रहा है, जो कि जन्म का अर्थ ही बदल दे रहा है। तो बस इस प्रकार आपको अव्ययी भाव समझना है कि अव्ययी भाव में जो पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, जो कि क्या करता है, पूरे शब्द की क्या करता है, उसको उसका अर्थ ही बदल देता है, या उसके भाव को क्या करता है, समझाता है। जिस पूर्व पद से ही हमें इसमें क्या मिलता है, उसका भाव उसमें समझ में आता है। तो
आपको अभिभाव समास में आ गया होगा, अभिभाव समास अच्छे से। अब बढ़ते हैं तत्पुरुष समास की ओर। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जो जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। अभी तक हमने अभिभाव समास में कहा था कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पूर्व पद क्या कर रहा था, मुख्य भूमिका निभा रहा था, और वो क्या कर रहा था, पूरे शब्द का भाव क्या कर रहा था, बता रहा था कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब इसमें क्या होता है कि अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है। फॉर एग्जाम्पल, और साथ ही साथ क्या होता है कि दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह भी का लोप हो जाता है। कारक आपने पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये क्या है, 8 कारक हैं। अगर आपने वो पढ़े नहीं है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसके बारे में आपको अलग वीडियो में बताएंगे। वैसे आपको अच्छे से आते होंगे, या आप उसको कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे तत्पुरुष समास के बारे में। तो तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल द्वारा हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार इसमें जो अंतिम पद है वो क्या होता है, प्रधान होता है। तो देखो गगनचुंबी है, तो गगनचुंबी में पूर्व पद है गगन, और दूसरा उत्तर पद क्या है, चुंबी। तो गगन, गगन का मतलब क्या होता है, आकाश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके आगे अगर हमने क्या लगाया, चुंबी लगा दिया, तो इससे क्या अर्थ निकल रहा है, गगन को चूमने वाला। तो मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है, चुंबी निकाल रहा है, जो इसका अर्थ ही क्या कर देता है, उसका अर्थ बदल देता है, या उसका भाव वो बता रहा है कि गगन को चूमने वाला है। उसी प्रकार शोकग्रस्त, तो शोक ये एक शब्द हो गया, और उसके बाद लगा दिया हमने ग्रस्त। तो मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है, ग्रस्त, मतलब उसका क्या कर देता है, अर्थ को बदल दे रहा है, शोक से वो क्या है, ग्रस्त है। उसी प्रकार पुरुषोत्तम, पुरुष का मतलब पुरुष कोई हो सकता है, सामान्य पुरुष हो सकता है, या अच्छा पुरुष है, बेकार पुरुष है, घटिया पुरुष है। लेकिन उसके बाद हमने क्या लगा दिया, उत्तम, इसका क्या है, अंतिम पद है। तो ये क्या करता है, प्रधान की भूमिका निभा रहा है, और ये इसका अर्थ क्या बता रहा है, पुरुषों में उत्तम। तो इस प्रकार इसमें क्या है, चुंबी, ग्रस्त और उत्तम क्या है, ये क्या है, उत्तर पद है, जो कि इसमें प्रधान पद की भूमिका निभा रहे हैं। तो इस प्रकार आपको तत्पुरुष समास में समझना है कि अभिभाव समास में तो पहला पद पूर्व प्रधान पद होता है, जबकि जो तत्पुरुष समास है उसमें अंतिम पद यहाँ पे प्रधान होता है। अब देखो तत्पुरुष समास के भी कितने भेद हैं, ये भेद हैं सारे, इसमें 6 भेद हैं टोटल तत्पुरुष समास के भी। और तत्पुरुष समास में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी तो यही पूछ जाता है कि इसमें कौन समास है, तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है कि अभिभाव समास में। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि उसमें तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल दे दिए उसने, कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, इनमें से कौन सा तत्पुरुष है। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा। फिर भी हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। अब देखो मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है कि कारक पद का विलोप हो जाता है। तो देखो गगनचुंबी, तो गगन को चूमने वाला, तो को क्या है, ये कारक शब्द है, कारक विभक्ति है। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, देखो शोक का मतलब क्या है, शोक, ग्रस्त का अर्थ हो गया ग्रस्त, और यहाँ पे से क्या है, इसमें विलोप हो रखा है से का। तो इसमें क्या हो जाता है, कारक शब्द का विलोप हो जाता है। अब देखो तत्पुरुष समास के हम यहाँ पे जो टाइप है उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो उससे पहले आपको जो क्या होता है, कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को, इसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। प्रथम कारक होता है कर्ता ने, और इसका क्या होता है, ने क्या होता है, उसकी विभक्ति होती है। कर्म दूसरा कारक हो, उसकी विभक्ति क्या होती है, को होती है। करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध का के लिए, और अधिकरण में पर, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, और संबोधन हे हो, अरे ये क्या हो गया, इसमें कारक हो गए। अब देखो जो तत्पुरुष समास के भेद है, सबसे प्रथम आता है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को क्या कहते हैं, द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है कि इसमें प्रथम कौन सा समास है, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। तो जो कर्म तत्पुरुष है उसको द्वितीय तत्पुरुष भी यहाँ पे कहते हैं। तो इस समास में कर्म कारक की विभक्ति को, देखो कर्ता ने कर्म को, क्या होता है, कर्म को, तो जो कर्म कारक है उसकी विभक्ति क्या है, यहाँ पे को है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो को शब्द है उसका लोप हो जाता है। जैसे क्या है, रथ चालक, इसका अगर आप समास विग्रह करोगे तो रथ को चलाने वाला, तो रथ से निकल रहा है रथ, और चालक का मतलब है चलाने वाला। तो इसमें काय का लोप है, को का लोप है। और को किस में आता है, कर्म तत्पुरुष का क्या है, वो विभक्ति है। तो अर्थात इसमें कौन सा समास है, इसमें यह है कर्म तत्पुरुष समास, जिसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जा रहा है, और कर्म कारक की विभक्ति कौन है, इसमें को है। उसी प्रकार गगनचुंबी, तो गगन को चूमने वाला, को क्या है, कर्म कारक की विभक्ति है, और गगन का अर्थ गगन, और चुंबी का मतलब चूमने वाला। तो इसमें को का विलोप है इस समास में, अर्थात इसमें कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष समास इसमें भी है। उसके बाद दूसरा वो होता है करण तत्पुरुष समास, यानी तृतीय तत्पुरुष समास। इस समास में करण कारक की विभक्ति से, करण कारक की क्या होती है, विभक्ति से होती है, से और के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से के द्वारा किसकी विभक्ति है, वो है करण तत्पुरुष की।
इसका इसमें क्या हो जाता है, से के द्वारा का लोप हो जाता है। कैसे होता है देखो, मन चाहा अर्थात मन से चाहा, तो से क्या है इसमें करण कारक की विभक्ति है, तो इसमें से का लोप हो जा रहा है मन चाहा में। मन का मतलब मन और चाह का मतलब चाहा, और अगर हम इसको विग्रह करते तो मन से चाहा, और से इसमें है नहीं, इसका मतलब इसमें से का लोप हो गया, यानी से इसमें गायब हो गया। तो इसमें कौन सा समास है, उसमें है आपका करण तत्पुरुष समास। उसी प्रकार शोकाग्रस्त, शोक से ग्रस्त, देखो से इसमें भी आ रहा है। उसी प्रकार कालिदास रचित, कालिदास द्वारा रचित, से के द्वारा, तो द्वारा इसमें भी आ गया, अर्थात इसमें कौन सा समास है, वो है करण तत्पुरुष समास। उसके बाद आता है यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष यानी चतुर्थ तत्पुरुष समास। इस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, संप्रदान कारक की विभक्ति कौन होती है, के लिए। तो देखो प्रयोगशाला का समास वगैरह क्या होता है, प्रयोग के लिए शाला, देखो इसमें क्या आ गया, के लिए, मतलब के लिए का इसमें क्या है, विलोप है, अर्थात इसमें कौन सा समास है, वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देशभक्ति में भी क्या है, ये देश पूर्व पद है, भक्ति क्या है, उत्तर पद है, उत्तर पद इसमें प्रधान है। भक्ति क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है देशभक्ति के लिए, और इसमें देश के लिए, फिर देखो के लिए इसमें क्या हो गया, विभक्ति आ गई, जो इसमें जिसका लोप हो रखा, अर्थात इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास का क्या है, इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास पाया जाता है। उसके बाद आता है अपादान। देखो अपादान में समझने में कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। जो अपादान क्या होता है, कारक होता है, उसका अर्थ होता है, उसका जो विभक्ति होती है वो होती है से, अलग होने में। क्या होती है, से, जिसका अर्थ होता है अलग होने में। देखो पेड़ से पत्ता गिरा, अर्थात जो पेड़ पत्ता है जो वो किससे, पेड़ से अलग हुआ। मैं अपने दोस्त से बिछड़ा, अर्थात मैं अपने दोस्त से अलग हो गया। तो इसमें कौन सा समास है, वो है, सॉरी, इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक है। तो जो अपादान तत्पुरुष समास है यानी पंचमी तत्पुरुष समास है, इस समास में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है, और से का अर्थ होता है यहाँ पे अलग होना। से किसकी ओर इंगित करता है, अलग होने की ओर इंगित करता है। फॉर एग्जाम्पल ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त होना, वो ऋण से क्या हो गया, अलग हो गया, मुक्त हो गया वो। तो यहाँ पे से कारक विभक्ति का विलोप है, तो इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। जलहीन, तो जल से हीन, यानी वो जल से मुक्त हो गया या जल से हीन हो गया, तो इसमें भी से का क्या है, लोप है, अर्थात इसमें भी अपादान तत्पुरुष समास है। उसके बाद पांचवा आता है संबंध तत्पुरुष समास, यानी षष्ठी तत्पुरुष समास को कहते हैं। इस समास में संबंध कारक की विभक्ति का के की, संबंध का अर्थ क्या, संबंध जो कारक उसकी विभक्ति कौन होती है, का के की, जो क्या करते हैं, रिलेशन यानी संबंध दिखाती है आपस में। जैसे क्या होता है, ठीक है, इसमें इसका लोप हो जाता है, काकी की का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, तो ये संबंध दिखा रहा है, जो ये पुत्र वो किसका है, राजा का, तो राजा का पुत्र, तो इसमें का क्या है, विलोप है, अर्थात इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। गृह स्वामी, गृह स्वामी, सॉरी मतलब ग्रह का स्वामी, यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है, ग्रह का स्वामी, तो इसमें रिलेशन दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है कि स्वामी कहाँ का है, घर का है। और का इसमें क्या है, का कारक की विभक्ति है, संबंध कारक की विभक्ति जो लोप हो रही है इसमें। तो इस गृह स्वामी में कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष समास है। उसी प्रकार देश रक्षा, तो देश की रक्षा, ये भी क्या है, विभक्ति जो लोप हो रखी है, तो देश रक्षा में भी संबंध तत्पुरुष समास है। और उसके बाद तत्पुरुष समास का अंतिम भाग आता है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसे सप्तमी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। तो इस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है, तो इसकी विभक्ति कौन होती है, में या पर। तो पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, में विभक्ति का लोप हो रखा है। आनंद मग्न, आनंद में मग्न, में विभक्ति का यहाँ पे लोप हो रखा है। तो इन दोनों में अधिकरण तत्पुरुष समास है। और एक अन्य तत्पुरुष समास भी आता है, इसका बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, नए तत्पुरुष समास। नए, देखो ना से आप अर्थ लगा सकते हो, ना मतलब निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक शब्द। तो जहाँ पे भी किसी भी शब्द में अगर कोई नकारात्मक शब्द आता है तो उसे हम कहते हैं नए तत्पुरुष समास। जैसे अचल, अचल का अर्थ क्या होता है, मत चल या न चल, अचल का मतलब होता है न चल। अगर इसका क्या है तुम अर्थ निकालोगे, तो इसमें ना आ रहा है, मतलब नकारात्मक आ रहा है ना अचल में। एक तो होता है चल और एक हो गया अचल। चल का मतलब चल में तो सकारात्मक है कि हाँ भाई चल आगे, और अचल में नकारात्मक मतलब न चल। तो इसमें कौन सा समास है, नए तत्पुरुष समास है, जिसमें क्या होता है, आ आता है, अन आता है, ना आते हैं, ना आता है। उसका नापसंद, यानी उसको पसंद नहीं है, नापसंद, तो इसमें भी ना आ रहा है, निगेटिव थिंकिंग यानी नकारात्मक शब्द आ रहा है, तो इसमें भी नए तत्पुरुष समास है। और उसी प्रकार यहाँ पे अनेक मतलब न एक, तो इसमें भी ना का प्रयोग हो रहा है, यानी ये नए तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें नकारात्मक शब्द आ रहा है। तो ये तो हो गया यहाँ पे तत्पुरुष समास के बारे में मैंने आपको अच्छे से सारे भेद यहाँ पे बता दिए हैं।
अब बढ़ते हैं यहाँ पे कर्मधारय समास की ओर। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, एक तो उत्तर पद इसमें प्रधान होता है, जैसे कि तत्पुरुष समास में और था उत्तर पद प्रधान, वैसे ही इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन इसको समझना कैसे आपको, इसमें क्या होता है, पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान व उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है। तो इसको आप उपमान उपमेय और विशेषण विशेष से समझ सकते हो। तो उपमान और उपमेय का अर्थ क्या होता है, उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जा रही है। जैसे मैंने आपको कह दिया कि आपका मुख चांद की तरह है, तो चांद यहाँ पे क्या है, उपमान है, यानी चांद से हम तुलना कर रहे हैं, मतलब जिसकी उपमा दी जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है, वो क्या है, उपमान है। और उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, देखो जिससे तुलना की जा रही है वो है उपमान, और जिसकी तुलना की जा रही है वो है उपमेय। मैंने आपकी तुलना की चांद से, तो आप यहाँ पे उपमेय हो, और चांद से मैंने तुलना की तो वो क्या है, चांद क्या है, उपमान हो। तो ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और उसी प्रकार विशेषण और विशेष्य का इसमें संबंध होता है, मतलब क्या विशेषता, मतलब आपको इसमें लगेगा कि किसी से कंपेयर कर रहा है, या उसकी विशेषता दिखा रहा है, या उसकी उपमा कर रहा है, उसकी तुलना कर रहा है। इस प्रकार आपको कर्मधारय समास को समझना होगा, क्योंकि इसमें यही होता है, उपमा दी जाती है या उसकी विशेषता की जाती है। और कर्मधारय समास में और बहुव्रीहि समास में कई लोगों को कन्फ्यूज होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो बहुव्रीहि समास है वो किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करता है, इंगित करता है, जबकि कर्मधारय समास में ऐसा नहीं होता है। कर्मधारय समास में सिर्फ उपमा और उपमेय दी जाती है, या विशेषण यानी विशेषता की जाती है। अब देखो इसका जब आप एग्जाम्पल देखो तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ यदि आप विग्रह करते हैं तो उसके मध्य में क्या आएगा, जो या के समान आएगा। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। अब देखो उदाहरण द्वारा आप अच्छे समझोगे। चरण कमल, इसका अगर विग्रह करोगे तो चरण के समान जिसके क्या है, कमल है, चरण के समान कमल। देखो चरण इसमें क्या है, उपमान है, सॉरी उपमेय है, और कमल क्या है, इसमें उपमान है। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे तुलना कर रहा हूँ चरण की, मानो मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ कि आपके जो चरण है वो चरण कमल हैं, यानी कि आपके जो चरण है वो किसके समान है, कमल के समान है। तो कमल की यहाँ पे तुलना की जा रही है, तो कमल यहाँ पे क्या है, उपमान है। और जो चरण है उसकी क्या कर रहे हैं, तुलना की जा रही है, किससे, कमल से। तो जिसकी तुलना की जा रही है वो क्या है, उपमेय है, अर्थात यहाँ पे चरण क्या है, उपमेय है। और जिससे तुलना की जा रही है यानी वो क्या है, उपमान है, अर्थात कमल यहाँ पे उपमान है। तो चरण कमल, चरण के समान कमल। और यहाँ पे देखो के समान आ गया, तो अर्थात इसमें क्या है, कर्मधारय समास है। तो इसमें आ रहा था ना, उपमान और उपमेय की जा रही थी, या उसकी विशेषता की जा रही है कि वो क्या है, कमल के समान, जो जिसके चरण है वो किसके समान है, कमल के समान है। तो कहीं ना कहीं उसकी विशेषता की जा रही है। तो इसमें एक तो उपमान उपमेय होता है, विशेषण का आपको ध्यान रखना इसमें। और साथ ही साथ के समान या जो इसके बीच में आता है, यदि आप इसको समास विग्रह करते हो। अब देखो चंद्रमुख, चांद के समान मुख। तो चांद यहाँ पे क्या हो गया, चांद के हम उपमा दे रहे हैं ना, तो चांद तो उपमान हो गया। और मुख जिसकी उपमा या जिसकी तुलना की जा रही है किससे, चांद से, तो ये क्या हो गया, उपमेय हो गया। मुख की तुलना की जा रही है चांद से, तो चांद हो गया उपमान, और मुख हो गया उपमेय। तो इसमें भी उपमा और उपमेय दिख रहा है, तो अर्थात इसमें क्या है, कर्मधारय समास है। उसी प्रकार लाल मणि, लाल है जो मणि, तो मणि कैसी है, लाल है, तो इसकी भी तुलना की जा रही है। तो लाल यहाँ पे उपमान हो गया, और मणि उपमेय, मणि की तुलना की जा रही है लाल से, तो यहाँ पे लाल मणि हो गया, अर्थात इसमें भी कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास में आपको अच्छे समझ में आएगा कि मतलब कहीं ना देखो, हाँ। और उत्तर पद कैसे प्रधान है, तो चरण कमल, कमल यहाँ पे क्या है, मुख्य भूमिका निभा रहा है। चरण तो कैसे हो सकते हैं, लेकिन वो किसके समान है, अब कमल के समान है। तो उत्तर पद यहाँ पे क्या है, मुख्य है। चंद्रमुख, चंद्र है लेकिन क्या है, चंद्र मुख है। उसके बाद लाल है लेकिन क्या है, मणि है। तो उत्तर पद इसमें एक तो मुख्य भूमिका यानी प्रधान है, और साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, इसी शब्द की ओर इंगित कर रहा है ये शब्द, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उपमान और उपमेय दिखा रहा है। तो इस प्रकार आपको कर्मधारय समास को समझना है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हम द्विगु समास की ओर। तो द्विगु समास सबसे सरल है समझने के लिए। इस समास में पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। यानी इसमें जो पूर्व पद होता है वो किस प्रकार का होता है, संख्या। आपको उसमें लगेगा कि वो क्या है, एक संख्या की ओर इंगित कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे त्रिलोक है, त्रिलोक अर्थ होता है तीनों लोक। तो त्रि क्या है, इसमें पूर्व पद है, और त्रि का मतलब होता है तीन, और लोक तो लोक हो गया। तो जो पूर्व पद है वो क्या है, एक संख्यावाचक है, अर्थात इसमें क्या है, द्विगु समास है। तो जिसमें क्या होता है कि पूर्व पद, इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, उसमें क्या होता है, द्विगु समास होता है। उसी प्रकार चौराहा है, तो चौ का मतलब होता है चार, और राह का मतलब होता है राहों का समूह। तो इसमें भी क्या है, चार के एक संख्यावाचक विशेषण है।
तो इसमें आपको पूर्व पद इसमें क्या है, संख्या आ रही है, तो अर्थात इसमें भी द्विगु समास है। तिरंगा में भी 3 क्या आ रहा है, पूर्व पद, और नवरात्र में भी 9 आ रहा है पूर्व पद। तो इसको समझना थोड़ा आसान है, आसानी से आप समझ सकते हो। उसके आता है द्वंद्व समास, इसको भी समझना थोड़ा आसान है। और किस प्रकार कि इस समास में समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं आता है। जब आप विग्रह करते हो तो क्या आता है, एक तो और आता है, अथवा भी आ सकता है, सॉरी अथवा नहीं, या आएगा या एवं आएगा, और साथ साथ दोनों के पदों के बीच योजक चिन्ह होता है। जैसे माता और पिता, तो इसके बीच यही योजक चिन्ह है। तो जिस भी समास के बीच आपको योजक चिन्ह दिखेगा ये वाला, तो अर्थात उसमें क्या है, द्वंद्व समास है। और इसमें दोनों पद प्रधान क्यों क्यों है, क्योंकि अगर सिर्फ आप माता लिखते हो न, अगर आपने माता और पिता लिख दिया तो दोनों क्या है, मतलब माता तो माता को इंगित कर रही है और पिता पिता को इंगित कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि माता से ही सब अर्थ निकल रहा है पिता का, या पिता से अर्थ निकल रहा है माता का। तो अर्थात दोनों पद इसमें क्या है, मुख्य भूमिका में है। दोनों पदों का आपको अर्थ समझना है। ऐसा नहीं कि आपने एक पद का अर्थ से ही, एक पद के कारण से ही दूसरे पद का अर्थ लगा दिया। इसलिए इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान है। इस प्रकार देखो, नदी नाले योजक चिन्ह है बीच में ये वाला, अर्थात इसमें क्या है, द्वंद्व समास है। और जब आप विग्रह करते हो तो नदी और नाले, देखो मैंने बोलता है कि और आएगा या आएगा एवं आएगा। माता पिता, माता और पिता योजक चिन्ह है, और पति पत्नी, पति और पत्नी योजक चिन्ह है बीच में, ठीक है। और तीनों में क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद क्या है, प्रधान है। तो ये तो हो गया यहाँ पे द्वंद्व समास है, इसको भी समझना आसान है। ठंडा गरम, ठंडा या गरम हो गया, ठीक है। अब आता है अंतिम समास, वो है बहुव्रीहि समास, जिसके एग्जाम्पल काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बहुव्रीहि समास को आपको कैसे समझना है, एक तो इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। मतलब जिस समास में कोई भी पद, मतलब वो जो उसमें शब्द है वो उसका अर्थ बता ही ना, वो किसी तीसरे शब्द का क्या बता रहा है, अर्थ बता रहा है, या तीसरे शब्द की ओर इंगित कर रहा है, अर्थात इसमें क्या है, तीसरा पद प्रधान है। तो इसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। अब देखो इसका एग्जाम्पल, लंबोदर, लंब का होता है लंबा, और दर का मतलब होता है उदर, ठीक है। वो उदर, लंबा है उदर, जिसका उदर का मतलब होता है पेट, ठीक है। तो लंबा पेट किसका है, वो है गणेश जी का। तो लंबा है उदर जिसका, वो है गणेश जी। महावीर, महान है जो वीर, महावीर किसे कहते हैं, हनुमान जी को कहते हैं। और गिरधर, गिर को धारण करने वाला, तो गिर का धारण करने वाला कौन है, श्री कृष्ण। जब उन्होंने क्या उठाया था, एक पर्वत उठाया था, ठीक है। तो गिरधर किसकी ओर इंगित कर रहा है, कृष्ण की ओर। महावीर इंगित कर रहा है हनुमान की ओर। लंबोदर इंगित कर रहा है या निर्देशित कर रहा है, क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है गणेश की ओर। उस पर मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, और इंद्र होता है राजा, तो मृगों का राजा कौन होता है, शेर होता है, सिंह। तो मृगेंद्र किसी और इशारा कर रहा है, शेर की ओर। और दशानंद, 10 है आनंद जिसके, तो इशारा किसकी ओर कर रहा है, रावण की ओर। अर्थात इसमें जो क्या होता है, जो समास होता है उसमें जो पूर्व पद और अंतिम पद होते हैं कोई प्रधान नहीं होता है, बल्कि जो तीसरा पद होता है वो मुख्य होता है। तो लंबोदर में क्या है, मुख्य शब्द क्या है, मतलब किसकी ओर इंगित कर रहे हैं, गणेश की ओर इंगित कर रहे हैं। तो ठीक है, तो बहुव्रीहि समास में यही होता है कि क्या होता है कि जो दो शब्द होते हैं वो प्रधान नहीं होते, जबकि वो तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं। उसके बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज हम क्या करते हैं, विष्णु को कहते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव जी को कहते हैं। तो कई एग्जाम्पल हैं ऐसे, ठीक है। तो इस पर आपको इनको समझना है। तो ये तो हो गया यहाँ पे समास के बारे में। अब हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं, और उसके बाद कुछ उदाहरण आपको एग्जाम्पल देंगे कि आपको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बताने कि उनमें कौन से समास हैं। तो देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण दे रखे मैंने, कई बार एग्जाम में भी पूछ जाते हैं। ये सामासिक पद है और इसका विग्रह भी कर रखा है, और उसके बाद उसको समास बता रखे उसमें कौन सा समास है। तो अनुरूप, देखो अनुरूप में क्या है, पूर्व पद क्या है, अनु है, और अंतिम पद है रूप है। अनुरूप मतलब रूप के जैसा, और अनु इसका क्या कर रहा है, अर्थ बता रहा है कि जो रूप है वो किसके, मतलब अनुरूप है किसी के, मतलब रूप के जैसे हो, उसके रूप के ही जैसा है। तो इसमें पूर्व पद इसमें प्रधान है, तो अर्थात इसमें अव्ययी भाव क्या है, समास है। उसके बाद आता है यहाँ पे कर्महीन। तो जो कर्म से हीन है, देखो कर्म, लेकिन अब वो क्या हो गया, कर्म से हीन हो गया। इसमें उत्तर पद क्या है, प्रधान है। और इसमें क्या आ रहा है, कर्म से अर्थात क्या होता है, अपादान। कर्म से वो हीन हो गया, अलग हो गया है कर्म से। तो अपादान की जो विभक्ति होती है, से अलग होना, से होती है विभक्ति, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, अलग होना होता है। तो इसमें क्या है, पंचमी तत्पुरुष यानी अपादान तत्पुरुष है। उसी पर अदर एग्जाम्पल है कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान, ठीक है। तो में क्या है, इसमें अधिकरण में आता है में पर, तो इसमें सप्तमी तत्पुरुष यानी अधिकरण तत्पुरुष समास है। और प्रधान इसमें क्या है, मुख्य भूमिका निभाता है, उत्तर पद इसमें प्रधान है। उसके बाद यहाँ पे आता है यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। इसमें क्या है, शक्ति तो इसमें उत्तर पद है, और यथा क्या है,
पूर्व पद शक्ति अगर हमने सिर्फ शक्ति लिख दिया तो अर्थात शक्ति कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमने यथा लिख दिया अर्थात वो उसके अनुसार उसमें क्या है, शक्ति है। तो यथा इसका भाव बता रही है, तो इसमें अव्ययीभाव समास है क्योंकि यथा इसमें पूर्व पद है और पूर्व पद इसमें प्रधान है। राधा कृष्ण देखो योजक चिन्ह आ गया अर्थात इसमें क्या है, द्वंद्व समास है जिसमें क्या होगा, योजक चिन्ह आएगा। मृग नयन, मृग के समान नयन क्या रहा है, उपमा की जा रही है, तो इसमें क्या है, कर्मधारय समास है। मृग इसमें क्या है, मृग के समान नयन ना, तो मृग इसमें उपमान है, मतलब मृग से तुलना की जा रही है, और नयन आंख क्या है, इसमें उपमेय है, तो आंखों की तुलना किससे की जा रही है, मृग से की जा रही है, तो इसमें कर्मधारय समास है। और उसके बाद वीण पाणी, वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, तो वो क्या है, सरस्वती है। वीणा पाणी हम किसे कहते हैं, सरस्वती को कहते हैं। तो एक तीसरे शब्द की ओर क्या करता है, इशारा कर रहा है, या तीसरे शब्द का अर्थ बता रहा है, अर्थात इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास है। देश विदेश, तो इसमें योजक चिन्ह आगे, अर्थात इसमें क्या है, द्वंद्व समास है। चौपाया, देखो चौ का मतलब होता है चार, और जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो वो क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो चार पाँव वाला चौपाया, चार क्या आ रहा है, संख्यावाचक आ रहा है, तो इसमें क्या है, द्विगु समास है। ठीक है, तो ये तो हो गया, वहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिया और सारे समासों के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अच्छा, आशा करता है आपको पसंद आया। अब हम आपको बताते हैं कुछ एग्जाम्पल जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो यदि आपने अच्छे से समझा होगा, अगर समझ नहीं आएगा तो दूसरी बार वीडियो देखिएगा, दूसरी बार समझेगा, और नोट्स अच्छे से बनाए आपको बनाने हैं। ठीक है, और अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो उसके बाद इन क्वेश्चनों के आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो यहाँ पर टोटल 8 ही एग्जाम्पल हैं। निम्न में से शब्दों में बताइए कौन सा समास है। तो देवासुर में कौन सा समास है, चरण कमल में कौन सा समास है, तीसरा है चतुरानन, इसमें कौन सा समास है, चौथा है गंगाजल, इसमें कौन सा समास है, पांचवा है नेत्रहीन, इसमें कौन सा समास है, छठा यहाँ पे यथाशक्ति, सातवां है अगोचर, और आठवां है अनपढ़। तो इसमें आपको बताना है कि आठों में से आप इनमें कौन सा समास है। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से समझ लिया होंगे तो आप इनके जवाब आसानी से दे सकते हो, और अगर आपने इनके जवाब आसानी से दे दिए तो अर्थात आपको अच्छे से समास में यानी समास आपको अच्छे से और उसके भेद आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो आशा करते हैं आपको, और ये सारे नोट्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, और हाँ ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको हिंदी के कौन से टॉपिक पे चाहिए, जिस पे जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे हम उसी पे यथाशीघ्र उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता है आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।